प्रदेश में एक बार फिर मानसून की गतिविधियां कमजोर पड़ने लगी हैं। मौसम विभाग के अनुसार जून महीने के अंत तक राज्य भर में कमजोर मानसून के कारण अच्छी बारिश के आसार नहीं हैं। राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क बना हुआ है। हालांकि पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तर पूर्व के जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी भागों में कई स्थानों पर बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि इस दौरान मेघ गर्जन और वज्रपात की भी आशंका है। मौसम विश्लेषण के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्तरी सीमा संपूर्ण बिहार से होकर आगे बढ़ चुकी है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी भाग में एक या दो स्थानों में वर्षा, मेघ गर्जन के साथ बिजली चमकने की संभावना है। साथ ही अधिकतम तापमान में अगले 5 दिनों के दौरान कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। राज्य के एथलीट गजेंद्र कुमार ने जर्मनी के बर्लिन में चल रहे स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स में रजत पदक जीता है। गजेंद्र ने 400 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता में यह सफलता प्राप्त की है। खेल मंत्री जितेंद्र राय और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन ने गजेंद्र कुमार को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। आज अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ दुरुपयोग निवारण दिवस है। यह दिन मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरुद्ध जागरूकता के लिए मनाया जाता है। इस अवसर पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने अपने संदेश में कहा कि हमें अपने आने वाली पीढ़ियों को नशे की लत से सुरक्षित रखने के लिए संकल्प लेना होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मादक पदार्थों के दुरुपयोग पर अंकुश लगाकर ही हम सभ्य समाज का निर्माण कर सकते हैं। इधर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पटना प्रक्षेत्र द्वारा इस अवसर पर नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के प्रति आम लोगों को जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और गन्ना उद्योग विभाग के संयुक्त सचिव जितेंद्र कुमार शाह की हिमाचल प्रदेश में जाखा के निकट ट्रैकिंग के दौरान असंतुलित होकर खाई में गिरने से मौत हो गई। उनका शव आज देर रात विमान से पटना लाया जाएगा। वे छपरा के शीतलपुर के मूल निवासी थे। एसटीएफ की टीम ने गया जिले के वजीरगंज थाना क्षेत्र से 2 कुख्यात अपराधियों मनीष पासवान और उदय पासवान को स्थानीय पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पर गया के विभिन्न थानों में लूट और डकैती के कई कांड दर्ज हैं। भागलपुर जिले के पवरगंज थाना क्षेत्र के हुसैनाबाद स्थित कुरैशी टोला में बम विस्फोट मामले की जांच आतंकवाद निरोधी दस्ते ने शुरू कर दी है। मौके पर 8 सदस्यीय टीम पहुंचकर घटना के विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है। मधुबनी जिले के पंडौल थाना क्षेत्र के सलीमपुर गांव में पानी भरे एक गड्ढे में डूबने से 3 बच्चियों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों के सहयोग से 2 बच्चियों को बचा लिया गया। पूर्णिया जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र के खराड़ी गांव में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। सीतामढ़ी जिले के पतनाहा पश्चिमी पंचायत के वार्ड संख्या 8 में अपराधियों ने एक पूर्व वार्ड सदस्य की हत्या कर दी। पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पटना के आलमगंज थाना क्षेत्र के चल्ला रोड में एक व्यापारी से 4,50,000 रुपए लूट के मामले में पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 1,65,000 रुपए और हथियार भी बरामद किए गए हैं। किशनगंज जिले में NH 327E परियोजना के अंतर्गत मेची नदी पर निर्माणाधीन पुल का स्पैन धंसने के मामले में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 4 अभियंताओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही NHAI ने इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं। इसके लिए 3 विशेषज्ञों की एक कमेटी का गठन किया गया है। NHAI ने कहा है कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि नेपाल में हुई भारी बारिश के कारण जलस्तर में बढ़ोतरी हुई। इससे दबाव बढ़ने के कारण पुल का स्पैन धंस गया। इधर हमारे संवाददाता ने बताया कि किशनगंज के जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने घटनास्थल का दौरा किया और पूरी स्थिति की जानकारी ली। इस दौरान निर्माण कंपनी से जुड़े इंजीनियर भी उपस्थित थे।
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि बिहार की विवाहित महिलाएं पति के आवास के आधार पर आरक्षण के दावे से वंचित नहीं होंगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किया है। जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि आरक्षण की सुविधा बिहार के मूल निवासी को ही देय है, इसलिए सभी मामलों में इसका निर्धारण उम्मीदवार के पिता के मूल निवास के आधार पर होगा। विभाग के अनुसार ऐसी विवाहित महिलाएं जिनके पिता बिहार के मूल निवासी हैं और उनके पति राज्य के अस्थायी निवासी नहीं हैं, तो उन्हें आरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता है। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ राज्य में अध्यापक नियुक्ति नियमावली के विरोध में 11 जुलाई को पटना में प्रदर्शन करेगा। संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने आरोप लगाया कि बार बार अनुरोध के बावजूद भी सरकार शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि अपनी बातों को मजबूती से रखने के लिए विधानमंडल के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन संघ के बैनर तले राज्य भर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जाएगा। इस बीच शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा है कि नई नियमावली राज्य हित में है। प्रदर्शन करना शिक्षकों को अपना अधिकार है, तो उसमें हमें क्या कहनी है, लेकिन जो शिक्षक नियमावली बनी है वो राज्य हित में है, इसमें चिंता नहीं। एक परीक्षा तो पास करनी है, शिक्षकों को वही परीक्षा देनी है जिसको वो पढ़ाते हैं। राज्य के 2,75,266 शिक्षकों को कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद SCERT को यह जिम्मेदारी सौंपी है। SCERT के निदेशक सज्जन आर ने बताया कि 8वीं कक्षा तक के लगभग 53% शिक्षकों को कंप्यूटर की जानकारी नहीं है। उन्होंने बताया कि 8वीं तक में 2,75,266 शिक्षक कार्यरत हैं। इनमें 1,46,546 शिक्षक ऐसे हैं जिन्हें कंप्यूटर चलाना तक नहीं आता है। अब इन सभी शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। शेष शिक्षकों को भी कंप्यूटर की पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। कोरोना से हुई मौत के बाद निकटतम परिजनों को दिया जाने वाला अनुग्रह अनुदान अब जिला स्तर पर ही दिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों और सिविल सर्जन को आदेश निर्गत कर दिया है। विभाग ने कहा है कि कोरोना से हुई मौत के बाद निकटतम परिजनों को दिए जाने वाले अनुग्रह अनुदान के मामले अब राज्य स्वास्थ्य समिति को नहीं भेजे जाएंगे। गौरतलब है कि कोरोना से मौत होने पर मृतकों के निकटतम परिजनों को राज्य सरकार की ओर से 4-4 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान दिया जाता है। राज्य सरकार ने अरहर और उड़द दाल की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए स्टॉक करने की सीमा तय कर दी है। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। विभाग के सचिव विनय कुमार ने कहा कि 31 अक्टूबर 2023 तक की अवधि के लिए अरहर और उड़द दाल की स्टॉक सीमा तय की गई है। थोक विक्रेता अधिकतम 200 मीट्रिक टन और खुदरा विक्रेता 5 मीट्रिक टन अरहर और उड़द दाल रख सकेंगे। इसके अलावा मिलर, मॉल और चेन रिटेलर्स के लिए भी स्टॉक सीमा तय की गई है। चेन रिटेलर्स भी प्रत्येक खुदरा आउटलेट पर 5 मीट्रिक टन और डिपो में 200 मीट्रिक टन दाल रख सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रांची और पटना के बीच वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि इस ट्रेन की समय सारणी तैयार कर ली गई है। 27 तारीख को प्रधानमंत्री इनका इनॉग्रेशन करेंगे भोपाल से, और ये ट्रेन रांची से इसका इनॉग्रेशन होनी है। लोग रांची से इसको चलाएंगे। जो भी ट्रेनिंग पार्ट है वो हम लोग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए हैं और इसकी तैयारी, इसके इनॉग्रेशन की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। लगभग 6 घंटे में पहुंचेगी, करीब 400 किलोमीटर के आसपास है और ये उसी में दूरी तय करेगी और इसका मैक्सिमम स्पीड 160 है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि 28 जून से इस ट्रेन का नियमित परिचालन किया जाएगा।
पटना जंक्शन से वंदे भारत ट्रेन सुबह 7 बजे खुलेगी और गया, कोडरमा, हजारीबाग और बरकाकाना होते हुए दोपहर 1 बजे रांची पहुंचेगी। वहीं वापसी में यह ट्रेन शाम 4:15 पर रांची से खुलेगी और रात्रि 10:05 पर पटना जंक्शन पहुंचेगी। सप्ताह में यह ट्रेन मंगलवार को छोड़कर हर दिन उपलब्ध रहेगी। सीपीआरओ ने बताया कि पटना से रांची के लिए एसी चेयर कार का किराया 1025 रुपये निर्धारित है, जबकि एग्जीक्यूटिव चेयर कार का किराया 1930 रुपये है। उन्होंने कहा कि पटना से रांची जाने के दौरान यात्रियों को नाश्ता मिलेगा, जबकि रांची से पटना आने के दौरान खाने की व्यवस्था होगी। इधर पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस में टिकट की बुकिंग शुरू होते ही इसके एग्जीक्यूटिव क्लास की सीटें फुल हो गई हैं। कल रात 9:30 बजे तक की बुकिंग की स्थिति के अनुसार 28 जून को ट्रेन के एग्जीक्यूटिव क्लास में पटना से रांची जाने के लिए 39 सीटों पर रिजर्वेशन हो चुका था। ट्रेन में एग्जीक्यूटिव क्लास में मात्र 40 सीटें हैं। वहीं 28 जून को ही रांची से पटना आने के क्रम में इस ट्रेन में एग्जीक्यूटिव क्लास में मात्र 12 सीटें खाली बची हैं।